जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो मगध के साम्राज्य पर है। क्लियर है। हालांकि मगध साम्राज्य का जो वर्णन है वो अगुत्ता निकाय ग्रंथ में देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसी अगुत्ता निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों का भी वर्णन किया गया है। क्लियर है। तो दोस्तों, 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? अगुत्ता निकाय ग्रंथ में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि अगुत्ता निकाय ग्रंथ में इन 16 महाजनपदों का वर्णन किस तरीके से किया गया है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंग, मगध, काशी, कौशल, वाज्य, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंत, ऐश्मक, गंधार, काम्बोज। तो इन 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली राजवंश था दोस्तों, क्लियर है, वो था मगध साम्राज्य। तो इसी मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन चला। कौन कौन से वो राजवंश थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। क्लियर है। तो क्लियर है दोस्तों, इन तीनों का यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का तीनों का एक एक करके हम समझेंगे। हालांकि अभी हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा क्या है अभी जानना कि मगध का उदय कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, समझते हैं मगध का उदय कैसे हुआ। क्लियर है। तो अगर हम पुराणों के अनुसार मान के चले तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहदत्त नाम के एक राजा ने क्या किया? मगध साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? अपने जो राज्य की जो राजधानी थी वो गृहप्रज को बनाया और बारहद्रथ वंश यानी बृहद्रथ वंश की मतलब नींव रखी। क्लियर है। और बाद में बृहदत्त को एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम था जरासंध। यह जरासंध दोस्तों इतना प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। क्लियर है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका जो वर्णन है वो महाभारत में भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें जो है जरासंध का उल्लेख किया गया है। क्लियर है दोस्तों। हालांकि समय बीतता गया तो जरासंध की जब मृत्यु हो गई तो उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए यानी उसकी जो पुत्र थे, जो भी उत्तराधिकारी थे वो सभी अयोग्य थे। तो जब अयोग्य थे तो धीरे धीरे क्या हुआ? इस वंश का पतन हो गया यानी अंत हो गया। जब अंत हो गया तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, क्लियर है, मगध में ही यानी इसी मगध में ही एक नए राजवंश, क्लियर है, एक नए राजवंश हर्यक वंश की स्थापना हो गई। क्लियर है। किसकी दोस्तों स्थापना हो गई? हर्यक वंश की स्थापना। और इस वंश का जो प्रथम राजा था वो था बिंबिसार। क्लियर है। क्या नाम था? बिंबिसार। और इसी बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। क्लियर है। और बिंबिसार, ध्यान दीजिएगा, इसने अपने राज्य का यानी मगध राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया? अंग राज्य पर चढ़ाई की और वहाँ का जो राजा था ब्रह्मदत्त मारा गया और अंगराज जो है मगध में मिला लिया गया। क्लियर है। एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये युद्ध तो कम किया लेकिन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार काफ़ी कर लिया था। क्लियर है। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार के लिए 3 शादियां कर रखी थी। क्लियर है। 3 शादियां कर रखी थी। चलिए दोस्तों, समझते हैं तो वो कौन कौन सी 3 शादियां कर रखी थी जिसके माध्यम से इन्होंने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था। चलिए दोस्तों, समझते हैं। इनका जो पहला विवाह था वो प्रसेनजीत की बहन, क्लियर है, कौशल देवी से किया। जब कौशल देवी से इन्होंने विवाह किया तो इन्हें क्या हुआ मालूम है? इन्हें जो है मतलब 1 लाख वार्षिक आय वाले काशी प्रांत, क्लियर है, दहेज में मतलब प्राप्त हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से पहले विवाह में इन्हें काशी प्रांत जो है जो 1 लाख वार्षिक आय वाला था इन्हें दहेज के रूप में मिल गया। दूसरा विवाह जो था
वो वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चिलना से हुआ। क्लियर है। चिलना से जब हुआ तो इनका जो है उत्तरी सीमा यानी उनके राज्य की जो उत्तरी सीमा थी वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया। और तीसरा विवाह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा के साथ हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों बिंबिसार ने 3 विवाह करके अपने राज्य का खूब सारा विस्तार कर लिया। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी गौतम बुद्ध के विचारों को मानता था। क्लियर है। उन्हीं के विचारों का पालन करता था, उन्हीं के बताए हुए नियम पर चलता था। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? बिंबिसार। बिंबिसार की एक संतान थी। क्लियर है दोस्तों, जिसका नाम था अजात शत्रु। हालांकि यह एक बड़ा ही कायर था। क्लियर है। जिसने अपने ही पिता की हत्या की। चलिए दोस्तों समझते हैं। तो बिंबिसार के जीवन काल में ही यानी बिंबिसार यानी जिंदा था तभी ही अजातशत्रु ने उसे बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। बाद में क्या हुआ, बिंबिसार की हत्या कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, बिंबिसार एक ऐसा भागा बाप था दोस्तों। क्लियर है। एक ऐसा भागा बाप था जिसका अपना ही खून, जिसका अपना ही औलाद, क्लियर है, जिसने क्या कर दिया, उसे कारागार में डालकर दोस्तों उसे मार डाला और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इसे पितृहत्ता वंश के नाम से भी ध्यान दीजिएगा, पितृहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो अजातशत्रु का शासन काल आ गया। अजातशत्रु ध्यान दीजिएगा, जब ये राज्य में बैठा तो उसने क्या हुआ, सर्वप्रथम कौशल नरेश प्रसेनजीत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्लियर है। और उन्हें क्या कर दिया, बंदी बना लिया। क्लियर है। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत को जब बंदी बना लिया तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, क्लियर है, अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे काशी का प्रांत पुनः दहेज में दे दिया। क्लियर है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक कंफ्यूज इंसान को हो जाता है कि वहाँ पर जो है प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया था। किससे किया था? बिंबिसार से किया था। और यहाँ पर जो है, क्लियर है, प्रसेनजीत जो है अपनी पुत्री का विवाह, किसका? अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से किया है। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों समझते रहिए। अजातशत्रु ने दूसरा युद्ध जो है वैशाली की लिच्छवियों से किया। क्लियर है। और वज्र संघ में फूट के कारण लिच्छवी अजातशत्रु के सामने यानी सामना ना कर सके, अतः लिच्छवी का राज जो है मगध राज्य में मिला लिया। क्लियर है। तो इस प्रकार मगध में अंग, काशी, वैशाली के प्रदेश सम्मिलित हो गए। क्लियर है। एक ग्रंथ है दोस्तों, एक ग्रंथ है। और एक चीज़ आपको जानकारी है बता देते हैं, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था। यह संगीत जो है कहाँ किया गया था? राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। क्लियर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर प्रश्न पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था, तो राजगिरी में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। क्लियर है दोस्तों। तो और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ग्रंथ है वो है बौद्ध ग्रंथ महावंश। क्लियर है। तो इस ग्रंथ के अनुसार जो है इसका एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन। तो उदयन ने 456 ईसा पूर्व में, कब? 456 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की क्या कर दिया? हत्या कर दिया और स्वयं मगध की साम्राज्य पर बैठ गया। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर उदयन ने भी अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या कर दिया। और वहाँ पर आपने देखा कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। तो इसीलिए दोस्तों इसको पितृहत्ता वंश के नाम से भी पुकारा जाता है। क्लियर है। उदयन जो था उसने क्या किया, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर, क्लियर है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया। क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी पाटलिपुत्र को उसने अपनी राज्य की राजधानी में, कहने का तात्पर्य यह है
कि उदयन ने अपने राज्य की राजधानी को, क्लियर है, अपने राज्य की राजधानी को राजगिरी, जिसे गिरिव्रज कहा जाता है, वहाँ से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। क्लियर है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पाटलिपुत्र है, यहाँ गंगा और सोन नदी का संगम है, जहाँ पर उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था। क्लियर है। और उसके बाद हालांकि वर्तमान समय में इसे किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। और एक ही ध्यान दीजिएगा, उदयन की एक संतान थी जिसका नाम था क्या नाम था दोस्तों? नागदशक। क्लियर है। क्या नाम था दोस्तों? नागदशक। तो बौद्ध ग्रंथ से भी पता चलता है कि नागदशक ने भी उदयन की क्या कर दिया था? हत्या कर दिया। और जब हत्या कर दिया तो सत्ता को अपने हाथ में ले लिए दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो नागदशक हालांकि एक कमज़ोर शासक था, अयोग्य शासक था। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? हर्यक वंश का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर एक नए राजवंश अर्थात शिशुनाग वंश का उदय हो गया। क्लियर है दोस्तों। एक चीज़ जानकारी है बता देते हैं, जो अजातशत्रु है, क्लियर है, अजातशत्रु है, उसे कुड़िक समझ रहे हैं ना, कुड़िक के नाम से भी लोग पुकारते थे। क्लियर है। आपकी जानकारी है जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछ चुका है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि शिशुनाग वंश का उदय कैसे हुआ। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था, जिसे नंदिवर्धन भी कहा जाता है। यह जो बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी था, क्लियर है, इसने अपने शासनकाल में अवंती को समूल रूप से नष्ट करके अपने राज्य में क्या कर लिया है दोस्तों? मिला लिया था। और कौशल को भी उसने पराजित किया और उसने पाटलिपुत्र के स्थान पर राजगिरी को अपनी राजधानी बना दिया। क्लियर है। यहाँ देख रहे थे दोस्तों कि उदयन जो था, क्लियर है, राजगिरी से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर जो शिशुनाग हैं, क्लियर है, इसने क्या किया मालूम है? पाटलिपुत्र से अपने राज्य की राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दिया? राजगिरी को बना दिया। क्लियर है। शिशुनाग के पश्चात अशोक जो है सिंहासनारूढ़ हुआ। इसी अशोक को दोस्तों ध्यान दीजिए कालाशोक, याद रखिए, कालाशोक या काकवण भी कहते हैं। क्लियर है। तो किस नाम से पुकारते हैं अशोक को? कालाशोक या काकवण भी कहते हैं। इसने क्या किया मालूम है? राजगिरी से हटाकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, अर्थात फिर उदयन की भी भांति क्या हुआ? अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि कालाशोक अपने राज्य की राजधानी कैसे शिफ्ट किया था, किस तरीके से, तो राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ध्यान दीजिएगा। पटना के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइए। उदयन थे। ध्यान दीजिएगा। इसी के शासनकाल में यानी कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की दूसरी महासभा यानी संगीत का आयोजन वैशाली के कुसुमपुरी बिहार में हुआ था। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था पंचनक। और पंचनक की हत्या जो है धोखे से हत्या की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? महापद्मनंद की। एक स्टोरी है दोस्तों, आपको बता देते हैं। महापद्मनंद जो था, ध्यान दीजिएगा, यह जो था बड़ा ही सुंदर था। यानी जो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था तो वो बड़ा ही सुंदर था। क्लियर है। हालांकि इसने जो था पंचनक की जो पत्नी थी उसको अपने वश में कर लिया था, यानी अपने प्रेम में उसको अपने वश में किया। और उसके बाद क्या कर दिया? पंचनक की धोखे से हत्या कर दी। और पंचनक की जब धोखे से हत्या कर दिया तो उसके बाद उसने जो शिशुनाग वंश था उसके नींव को उखाड़ के फेंक दिया और उसके बाद वहाँ पर नंद वंश की स्थापना कर दिया। तो नंद वंश का संस्थापक दोस्तों ध्यान दीजिएगा वो कौन थे? महापद्मनंद था। अगर पुराणों के अनुसार माने तो यह एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ था। क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार उसके पिता जो थे नाई और माता जो थी वेश्या थे। और यह बहुत ही सुंदर था, हमने बताया। और ये भी बताया कि इसने रानी को अपने वश में करके शिशुनाग वंश के राजा पंचनक की हत्या कर दी। क्लियर है।
एक चीज़ ध्यान दीजिए, पुराणों में इसी महापद्मनंद को ध्यान दीजिएगा, पुराणों में इसी महापद्मनंद को एक छत्र पृथ्वी का राजा भार्गव परशुराम के समान माना गया है। क्लियर है। और पुराणों के अनुसार माने तो नंदराज ने 28 वर्ष तक शासन में किया था। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, पुराणों के अनुसार अगर मान के चले तो महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था यानी ज्येष्ठ पुत्र था वो सुमात था, जिसे घनानंद आप लोग नाम सुने ही होंगे। क्लियर है। तो घनानंद था। और इसी के शासनकाल में यूनान के सम्राट जो थे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर जो है आज हमारा ख़त्म होता है। कल हम सिकंदर महान के बारे में जानेंगे, यानी यूनान के जो सम्राट थे सिकंदर महान, उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो दोस्तों जय हिंद।